चलिए बच्चों अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एंट्रोपी पढ़ा रहा था। कल की क्लास में भी मैंने आपको एंट्रोपी के डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए। अभी जो रिमेनिंग केसेस हैं वहां पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे और कैसे कैसे कंडीशन यहाँ जनरेट होते हैं, क्या क्या कंडीशन जनरेट होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो चलो देखते जाना, रफ पेज में लिखते जाना और साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो पूछते जाना। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको रियल गैस का बताने जा रहा हूँ एंट्रोपी चेंज। ठीक है, बट एक बात मेरा सुन लो, जो रियल गैस का एंट्रोपी चेंज मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो स्पेसिफिक किसी कंडीशन पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में रियल गैस उतना ज्यादा है नहीं, एंट्रोपी चेंज उतना ज्यादा रियल गैस से आता नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा आपको आइडियल गैस से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर सिस्टम रियल गैस हुआ तो उस केस में बच्चों आप कैसे कैलकुलेट करोगे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग में आप लिखेंगे रियल गैस, रियल गैस। ओके, अब ये जो रियल गैस है, तो रियल गैस वैसे डील करना है जैसे हम लोग करते थे। किसको डील बच्चों? आइडियल गैस को। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गया कि रियल गैस का जो डी होता है या जो डी होता है, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? डी का वैल्यू होता है NCP/dt और प्लस du/dv एट कांस्टेंट व्हाट टेम्परेचर इनटू dv। ओके, एंड ये हो जाता है ये होता है NCP/dt, ये होता है NCP/dt और प्लस DH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू क्या बच्चों? dP। तो ये चीज है आपका du और किसका? DH का। फॉरवर्ड बच्चों रियल गैस। मेरी बात सुने, जो आपने ये तीन कंडीशन पढ़ रखा है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये जो आपका ये किस चीज के लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और ये है नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, ये हर जगह वैलिड है, रियल गैस में वैलिड होगा, किसी भी सिस्टम में वैलिड है, तो रियल गैस भी एक सिस्टम है, तो रियल गैस पर भी वैलिड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये चीज हमारा आ गया कि du का वैल्यू क्या है? NCP/dt प्लस du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, और dh का वैल्यू है NCP/dt प्लस dh/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू व्हाट बच्चों? dp। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया आपका रियल गैस का। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एंट्रोपी ऑफ रियल गैस, बट नॉट एवरी केसेस, सम स्पेसिफिक केसेस जिसमें आइसोबैरिक होगा और आइसोकोरिक होगा। ठीक है, ज्यादा हम लोग नहीं आने वाले इस पे। और अगर आपको कभी भी मान लो निकालना है किसी भी प्रोसेस पे, तो सिंपली आपको पता है क्या करना है कि इसका हीट निकाल लो, Q अपॉन T कर दो, तो वो जो आएगा वही हो जाएगा क्या? उसका हो जाएगा बच्चों आपका एंट्रोपी चेंज सिस्टम का। फिर सराउंडिंग का निकालना है तो जैसे आइडियल गैस में करते थे वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से बिल्कुल आइडियल गैस में आप कर रहे थे एग्जैक्ट उसी तरीके से आपको यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर बच्चों मैं बात करूं इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? आपका वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है, तो डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि du इज इक्वल टू NCP/dt, बिकॉज बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? आपका NCP/dt तो बचेगा, है ना, ज्यादा कुछ तो बचेगा नहीं। तो ये कंडीशन इसको ध्यान रखिएगा कि यहां से बचेगा सिर्फ NCP/dt। ठीक है बच्चों, और आपको मैंने पढ़ाया है कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? du। ठीक है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा U बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा U बोलते हैं या फिर du बोलते हैं। तो ये चीज हमारा आ गया कि du इक्वल टू dq भी, ये आ गया। अब अगर यहां से मैं निकालना डेल्टा S ऑफ सिस्टम एंड इनके सब, ये क्या आपका रियल गैस है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका T1 से लेके T2 तक और dq बाय टी, यही फॉर्मूला जो था वो लगा दिए। तो अब यहां से हम लोग कर लेंगे कि डेल्टा एस ऑफ क्या आपका सिस्टम इज इक्वल टू dq का वैल्यू NCP/dt बाय टी और
T1 से लेके T2 तक। तो यहां से आ गया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या, एनसीबी बाहर चला जाएगा dt बाई टी, तो यहां से आ जाएगा एनसीबी ln ऑफ क्या आपका टी, T1 से लेके T2 तक। तो इसमें जब लिमिट आप पुट कर दोगे बच्चों, तो लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद आएगा कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीबी ln T2 माइनस ln T1। इसको अब जब लिखेंगे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीबी ln T2 बाय T1, ये चीज आ जाएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका निकल गया, निकल गया, यस यस बस। तो ये बच्चों आपका निकल गया किसका, रियल गैस का, कुछ भी नया नहीं है, सिंपली वही है। तो ये सिस्टम का है, सराउंडिंग का क्या होगा बच्चों, अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस में निकाल रहे हो, इसी में माइनस लगा देंगे तो सराउंडिंग का निकल जाएगा, बट इतना नहीं जाना है डीप में इसमें, ठीक है। रियल गैस अपने सिलेबस में ज्यादा है ही नहीं यार, ठीक है, वो तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं ताकि अगर कहीं भी पूछ दे तो ध्यान में आपको रहे बस, ठीक है। चलिए एक है बच्चों, अगर आपको मान लो बोल दिया फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, सेम ऐसे ही करना है, आइसोबैरिक प्रोसेस कुछ करना नहीं, आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं इसको, कि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस बोला तो यहाँ पे डीएच का जो वैल्यू है वो देखिए क्या होगा, डीएच का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहां से कि एनसीपी dt, बस बिकॉज ये डीपी वाला टर्म क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी का वैल्यू क्या होगा, जीरो, और अगर डीपी का वैल्यू जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एनसीपी dt एंड डीएच इज इक्वल टू एनसीपी dt हो गया। तो यहां से ये आ गया बच्चों। अब आपको पता होगा कि जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीएच बोलते हैं, डीएच स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके बराबर होता है बच्चों हीट के बराबर। तो QP इज इक्वल टू DH हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब अगर आगे बढ़ते हैं DS के लिए तो DQ बाय T कर देंगे, तो यहां से T1 से T2 जाएंगे, ये वाला टर्म डेल्टा S हो जाएगा, और इज इक्वल DQ का वैल्यू पुट करेंगे एनसीपी dt और अपॉन T, और फिर ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, T1 से लेकर T2 तक, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन आ गया अपना। अब देखिए फिर वही बात वैसे ही जैसा भी आया था कि एनसीबी था, यहाँ सीपी है, तो एनसीपी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ln t हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी ln ऑफ क्या आपका t, T1 से लेके T2 तक, लिमिट पुट कर देंगे एनसीपी ln T2 और माइनस ऑफ ln T1, ओके। तो यहां से आ जाएगा एनसीपी ln T2 बाय T1, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, एनसीपी ln T2 बाय T1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, बच्चों गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे रिप्लाई करिए फटाफट फटाफट, यस यस सारे बच्चे क्लियर करिए। तो बस, तो ये हो गया रियल गैस का। लेकिन मेरी बात सुनो, ये जो डेल्टा एस निकाल रहे किसका है, सराउंडिंग का या सिस्टम का, तो बच्चों ये सीधी बात है, ये हम निकाल रहे किसका, सिस्टम का निकाल रहे, ओके। ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, ये सिस्टम का है। अगर आपको सराउंडिंग का निकालना है तो प्रोसेस देखना पड़ेगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, वही हो जाएगा किसका, सराउंडिंग का, ठीक है। चलिए तो ये सब सारा कुछ हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका रियल गैस का, ठीक है। देखो रियल गैस अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए करा दिया क्योंकि मैं आपको जनरल प्रोसेस पढ़ाया हूं, तो मुझे पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत गया नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मान लो मैं डेल्टा एच और डेल्टा यू का जनरल फॉर्मूला आपको नहीं बताता ना, तब मुझे सोचना पड़ता रहे हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। बट अभी वो मसला नहीं है, अभी आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आपको पता है कि डीएच का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि डीयू का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर व्हाट, रियल गैस। अब अच्छा आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर सिस्टम मान लीजिए कोई सॉलिड या लिक्विड को ले लिए, फिर क्या करोगे सर। तो सर अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, मैं बताता हूं। देखो कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आइदर सॉलिड और लिक्विड कोई भी, अगर आप उसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और कूल होगा तो अपना हीट वो क्या कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है।
तो कंडीशन ये है कि कुल मिला के समझ ली सीधी बात, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी है बाबू, उसमें Q निकाल लो, T से डिवाइड कर लो, वही हो गया उसका डेल्टा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग, अगर हीटिंग और कूलिंग वाला इफेक्ट है, कंडीशन है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी। तो एक बात तो याद रखना, हीट जब होगा तो उसके अंदर का एंट्रोपी बढ़ता है, कूल जब होगा एंट्रोपी डिक्रीज होगा, क्योंकि किसी को आप हीट करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, उनके पास वाइब्रेशन, रैंडम मोशन वगैरह सब क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन कूल होने पे वो पास पास आएंगे तो सब उनका रैंडम मोशन वगैरह क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बात है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पे यहाँ बात क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको DQ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप किसी को हीट करते हो ना, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, MSDT। ठीक है, वेयर S इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M इज व्हाट, मास ऑफ सिस्टम, और DT याद होगा फॉर्मूला, जब मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, क्या पढ़ाया था, अबाउट, आपको मैंने पढ़ाया था हीट, तो हीट निकालने का मेथड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, उसमें बताया था कि MSDT होता है, और एक और होता है बच्चों NCDT, वेयर C इज व्हाट बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी इन जनरल, है ना, किसी भी कंडीशन पे, आइदर सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो। ठीक है, तो ये लग गया बच्चों अपना। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम एंट्रोपी चेंज निकालें कैसे, कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी, तो यहां से ये लिख सकते हैं बच्चों कि जो ds है इसके बदले डेल्टा s आ गया, dq बाई टी, q के पोजीशन पे ये आ गया ms dt अपॉन t, और ये t1 से लेके t2 तक, और इज इक्वल टू इधर से nc dt अपॉन t, और ये बच्चों t1 से लेकर कहां तक, t2 तक। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये बात है बच्चों, ये बात समझ लो, ये यहां तक आपको दे दिया गया है, ये कंडीशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बातें करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देख लो, अब देखो, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई टी, और ये एन सी डी टी बाई टी। ठीक है, समझ गए, तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस फॉर्मूले का बात करें, बोलोगे सर दो दो फॉर्मूला क्यों लिख दिए, तो 2 बार डिराइव हमको करना पड़ता, उससे बढ़िया हम एक साथ लेके चल रहे। मान लो जब आप DQ MSDT लोगे तो MSDT बाई टी करेंगे, अगर NCDT लोगे तो NCDT बाई टी कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा कि M और S कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, MS बाहर निकल गया, DT बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आपका LNT, T1 से लेके कहां तक, T2 तक, और अगर मान लो NCDT लेके चल रहे होते तो यहाँ पे क्या आता है, NC बाहर चला गया, DT बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आपका LNT, T1 से लेके कहां तक बच्चों, T2 तक, समझ रहे हो। तो ये बात है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये बात, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में जरा आगे बढ़ता हूँ, आगे कहानी कंडीशन को जरा सुनो, क्या कंडीशन, क्या कहानी है कि यहाँ पे आप पुट कर दो कि डेल्टा एस जो है ये हो जाएगा आपका MSLN T2 और माइनस ऑफ LN क्या आपका T1, और प्लस NCLN T2, सॉरी प्लस कर दे गड़बड़, यहाँ इक्वल होगा NCLN T2 माइनस ऑफ LN T1। तो अब यहाँ पे अगर नेट देखें हम तो क्या आ गया, MSLN T2 बाई T1 आ गया, एंड इज इक्वल टू NCLN T2 बाई क्या आ गया T1। तो ये कहीं भी जाके सॉलिड और लिक्विड में आपको डेल्टा एस निकालना होगा बच्चों, तो ये आप निकाल लेना। ठीक है, कैलकुलेशन टाइप का यही है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों। तो मैंने आपको समझाया, बहुत मेहनत से थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया हूं बच्चों। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर कोई दिक्कत जाता है, आपको एनी टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूं बच्चों, आप कॉल करो, इंडिविजुअली आपको डाउट क्लियर कराएंगे बच्चों, रात के 12 बजे तक, मॉर्निंग 6 बजे से, एनी टाइम आप कॉल करिए। मैं क्लास में रहूंगा तो आपको बोलूंगा, बाद में बता दूंगा, बाकी मैं फ्री जब हो जाऊंगा बता दूंगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अभी क्या है ना, ठीक है, चैप्टर खत्म, अभी कहां, अभी थर्मोकेमिस्ट्री बाकी है, मतलब अब चैप्टर फिनिश पे आ चुका है। ठीक है, मेन चीज जो था अपना निकल गया है, अभी अब ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक है, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है,
इसके बाद हो जाएगा, टेंशन मत लो, मतलब बता रहा हूँ कि ये सब रिवाइज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात है बच्चों, यहां तक ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो, यहां तक आ जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें 2 सेक्शन है, थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोडायनेमिक 90% हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री जो है उसका 50% भी मैं समझ लो पढ़ा दिया। क्योंकि जैसे देखो अभी यहाँ पे डी क्यू में डी एच और डी यू का यूज करें तो पढ़ाया हुआ था, तो वैसे ही थर्मोकेमिस्ट्री का 50% चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बोलूंगा पढ़ा दिया ऐसा करके, और एक एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ूंगा, तो ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, समझ रहे हो। तो मोस्ट ऑफ दी है कि नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, समझ रहे। तो बच्चों आप इसको अच्छे से रिवाइज करते जाइए फटाफट, और कोई भी डाउट है तो पूछते जाइए। लेकिन एक बात और, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो थी वो बीत गई, अब कुछ बचा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, आगे एकदम आराम से सब सुनहरा है, बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल है, चीजें लगाओ आंसर लाओ, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। और इसको मैं अब हटा देता हूं, एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग भी करेंगे। प्रॉब्लम लिखे बच्चों कि 9 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन है 9 ग्राम ऑफ आइस एट 0 degree Celsius, 9 gram of ice at 0 degree Celsius are added to 18 gram of water, are added to 18 gram of water at 90 degree Celsius. At 90 degree Celsius, 90 degree Celsius in a thermally insulated flask, in a thermally insulated flask, thermally insulated flask of negligible heat capacity, of negligible heat capacity, ठीक है। और यहां पे बच्चों ये C का वैल्यू जो दिया है, ठीक है, वो C ऑफ आइस दे रखा है आपको 60 जूल पर मोल, ठीक है, 60 जूल पर मोल। यहां बोल रहा है बच्चों कि कैलकुलेट डेल एस ऑफ सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो बच्चों, इसको सॉल्व करना और आप मुझे इसका आंसर सेंड करना, ठीक है, आफ्टर लेक्चर। समझ गए बच्चों, इसमें सोचना पड़ेगा आपको, अच्छे से सोचना, फिर सॉल्व करना, और फिर जो नहीं सॉल्व होगा तो मैं बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख के सेंड करिए, यस और नो। ठीक है बच्चों, लिख लिए। चलिए अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं जेई एडवांस का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों लास्ट केसेस अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इंट्रोपी चेंज का, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जैक्ट केमिस्ट्री पे इसकी कैसी कैसी यूजेस है, सो मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो हेडिंग में लिखना बच्चों, हेडिंग में लिखना केस 4, और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर फेज चेंज। फेज चेंज में हम लोग एंट्रोपी जो मेजर करते हैं वो हम कैसे मेजर करेंगे वो बताने जा रहे हैं। फेज चेंज का मतलब क्या बच्चों, कि जब कोई सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड पे, लिक्विड से कन्वर्ट होता है गैस पे, सॉलिड से कन्वर्ट होता है क्या बच्चों, गैस पे, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज चेंज रिएक्शन।
इसे केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में भी रख सकते हैं या फिजिकल चेंज हम लोग बोलते हैं इसको मिला के। और आपको जब मैंने पढ़ाया है बच्चों तभी बताया कि इट इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज जनरली टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब जब भी फेज चेंज होता है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम लोग क्या लेके चलते हैं बच्चों, कांस्टेंट। जब सॉलिड से लिक्विड पे कोई जाए, लिक्विड से कोई गैस पे जाए, या सॉलिड से कोई जाए कहां पे बच्चों, गैस पे, ठीक है। अब मेरी बात को जरा सुन लो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं कि ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, इंटीग्रेशन साइन। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है तो टी बाहर चला जाएगा, तो ds इज इक्वल टू, ds के बदले यहाँ डेल्टा एस हम पुट कर देंगे, और डेल्टा एस के बदले आ जाएगा यहाँ पे डी क्यू बाई टी, तो टी कांस्टेंट है बाहर कर दिए, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, क्यू अपॉन टी। तो ये जो क्यू है ये कैसे निकलेगा, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी इंथैल्पी चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्यू बोलते हैं। तो यहाँ भी पी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, तो इनमें से जिसका भी डेल्टा एच दिया रहेगा वो किसके बराबर बच्चों, क्यू के बराबर। डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। तो हमने यहाँ पे लिखना है क्या कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल एच बाय क्या बच्चों आपका टी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे तो यहाँ का डेल एच पुट कर देंगे, और जिस टेम्परेचर पर हो वो टेम्परेचर पुट कर देंगे। लिक्विड से गैस पे जा रहे तो डेल एच पुट कर देंगे, और जिस टेम्परेचर पे हम इसको करा रहे वो टेम्परेचर पुट कर देंगे। सॉलिड से गैस पे जा रहे तो जो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज है उसी इंथैल्पी को यहाँ पुट आउट कर देंगे, और जो टेम्परेचर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ का डेल्टा एस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज। इसीलिए कल याद करिए जब वो मैंने दिया था कि 10 ग्राम ऑफ आइस है ना, 10 ग्राम ऑफ आइस, और उसका टेम्परेचर दिया था 272, 273, 274, ठीक है, 274। यहां पे कैसा है, यहां पे इंथैल्पी चेंज का बात हो रहा है कि इंथैल्पी चेंज जब हम करते हैं ना उस टाइम का बात चल रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर इन द सेंस हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा चुका, जहां भी था वहां से जा चुका, और उस टेम्परेचर पे जाके वो अपने फेज को चेंज करता है। जैसे -30 डिग्री सेल्सियस है तो -30 से वो 0 पे जाएगा, और फिर 0 पे ही उसका सारा कुछ चेंज हो रहा है, उसके बाद वो वेरी नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हीट तो हमने सप्लाई किया ना, ठीक है, यस, चेंज इन स्टेट पे। तो वहां पे इंथैल्पी का चेंज हम 0 नहीं लेके चलते ना बाबू, समझ रहे हो, वहां पे इंथैल्पी चेंज हम 0 नहीं लेके चलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे डेल्टा एस, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे हम इंथैल्पी चेंज 0 कर देंगे, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ये डेल्टा एच दिया रहेगा, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन हो रहा है ना, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने क्या हीट सप्लाई किया, क्या इंथैल्पी चेंज है, और किस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन चल रहा है, तो उस टेम्परेचर से ही यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये बात सीधा सीधा ध्यान रखो कि डेल एच बाय क्या कर देंगे, यहाँ पे टी कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, डेल एच निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है आपको कैसे करना है, डेल एच बाय टी करना है, और कुछ नहीं करना है बच्चों। और मैं अब वही एग्जांपल बता रहा हूं कि कल या परसों एक क्वेश्चन करवाए थे आपको कि 10 ग्राम ऑफ आइस है ना, और 10 ग्राम ऑफ आइस दिया होता, उसके बाद आपको बोल रहा था कि बताओ वहां पे क्या है, अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का है 272, 274 या 273, तो आपने याद करिए कि जब भी मैंने डेल्टा एस ऑफ सिस्टम लिखा था तो डेल एच बाय 273, डेल एच बाय 273, क्यू बाय 273 ही बार बार मैंने लिया था। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसी टाइम पे हम लोग लेके चलते हैं। बाकी सराउंडिंग का कभी कभी 274 दिया, 274 लिए थे, सराउंडिंग का 272 भी लिए थे, सराउंडिंग का 273 भी लिए थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन है, क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों, आ गया, गिव मी आंसर प्लीज, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ये बातें हैं बच्चों, और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसलिए कंडीशन को ध्यान में रखना। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछे कंफ्यूज नहीं होने का,
सीधा सीधा लगाने का यहाँ पे कंडीशन है कि जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर वो डेल्टा एच हो गया, तो यहाँ पे डेल एच आ गया डायरेक्ट, और डेल एच बाय क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे टी आ गया। बहुत बार तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ डेल एच कैसे आ गया, तो यार ये क्यू ही तो है, कुछ अलग नहीं है, क्यू के पोजीशन पे आया है डेल एच, और कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि हीट सप्लाई जो भी करते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसी को डेल एच का नाम हम लोग दिए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है बच्चों, ये क्राइटेरिया है, इस कंडीशन इस क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको, क्लियर है, क्लियर है, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां तक कंडीशन आपको मैंने बता दी है बच्चों। अब मेरी बात सुन लो, मेरी एक बात सुन लो, बात यह है कि कोई भी रिएक्शन जब रिवर्सिबल होता है तो डेल्टा टोटल क्या होता है, जीरो होता है। तो याद रखिएगा कि सॉलिड से हम लिक्विड जब जाते हैं, और सॉलिड से लिक्विड जब हम जाते हैं, और कंडीशन ये है बच्चों कि लिक्विड से जब हम गैस जाते हैं, तो जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड का कन्वर्जन चल रहा होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट में लिक्विड गैस उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में ये दोनों कोएग्जिस्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट में ये दोनों कोएग्जिस्ट कर रहा है। तो कंडीशन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, रिवर्सिबल, और ये भी क्या बच्चों, रिवर्सिबल। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर पे जाओगे या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर पे जाओगे उस कंडीशन पे फिर ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब यहां मैं एक डायग्राम आपको बताने जा रहा हूं, जरा डायग्राम देखिए। एक कंडीशन है, कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन वाटर ले रहा हूँ, वाटर के थ्रू एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम में मैं वापस इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम में बच्चों हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा और ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया बच्चों, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और हमने इस एक्सिस पे P रिप्रेजेंट कर दिया और इस एक्सिस पे T रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, और हमने मेंशन कर दिए बच्चों ये रीजन है सॉलिड का, ठीक है, ये रीजन है लिक्विड का, और ये रीजन है बच्चों गैस का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब यहां से यहां जब ये कन्वर्ट होगा तो मतलब सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड पे, और लिक्विड से कहां पे आ रहा है, सॉलिड पे। तो ये जो साइन होता है ना डबल हेडेड एरो, ये होता है रिवर्सिबल का साइन बच्चों। ये बताता है कि फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है। अभी तक जो भी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में, उसमें आपने सिंगल हेडेड एरो पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये पढ़ा। बट अगर हम एरो ऐसा देते हैं ना, इसका मीनिंग ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है बच्चों, ये सिचुएशन है। इस कंडीशन क्राइटेरिया को ध्यान में आपको रखना है और प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। ओके बच्चों, चलिए यहां तक ये कंडीशन हो गया। डेल्टा एस इज जीरो, किसका डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस हम तो बताया नहीं बाबू, किसका डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस टोटल, हाँ यूनिवर्स का डेल्टा एस जीरो होगा क्योंकि रिवर्सिबल है। ठीक है, अब उसके बाद हर पॉइंट पे नहीं, जहां पे ये एग्जिस्ट करेगा, यस। इसके बाद यहां से लिक्विड से गैस, ठीक है, और यहां सॉलिड से क्या आपका गैस, इस तरीके से। अभी देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, मान लो हमने ये डायग्राम जो ड्रॉ किया है ना वो वाटर के रिस्पेक्ट में करा है बच्चों। तो देखो ये प्रेशर इधर जो है वो यहाँ पे दे रखा है 1 atm प्रेशर, प्रेशर दे रखा है ये 1 atm। ठीक है, तो 1 atm का करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है यहाँ का वो है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो जिस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड का कन्वर्जन चल रहा है वो पॉइंट हमारा मेंशन हुआ ये वाला, और इसी पॉइंट को बच्चों में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल वाला कंडीशन कहां पे बैलेंस रहेगा बच्चों, एट व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर इसके नीचे आओगे मेल्टिंग पॉइंट के लो टेम्परेचर पे, अगर इस रीजन में, तो उस टाइम सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा,
हाई पे जाओगे तो कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है 1 atm और टेम्परेचर क्या होता है 273। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद है बच्चों कि प्रेशर हम लोग 1 atm रखते हैं और टेम्परेचर वो कर दिए 373 केल्विन, ठीक है। बट ये किसके लिए हम बना रहे हैं वाटर के लिए बना रहे हैं, ये चीज याद रखना और इसी को याद रखना होता है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो है बच्चों प्रेशर हो गया कितना आपका 1 atm और टेम्परेचर कितना हो गया आपका 373 केल्विन। तो अब आप यहां देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है हमें मिली वो क्या 373 और इधर 1 atm। तो ये जो हो गया बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है गैस पे। तो ये बात आपको ध्यान में बच्चों रखना पड़ेगा। ओके बच्चों क्लियर है आपको, क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों। यस यस। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट तीनों का जहां पे पॉइंट मैच कर रहा है, तीनों का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो सॉलिड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बच्चों लिक्विड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों हम इस पॉइंट को ठीक है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो मेंशन करते हैं वो होता है 273.15 केल्विन, ठीक है 273.15 केल्विन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है बच्चों होता है 4.58 mm ऑफ Hg, बहुत कम प्रेशर, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बच्चों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये बात ध्यान रखना, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज व्हाट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये चीज है बच्चों, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा अपने को याद कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज आप देखो कि जब भी बोला मेल्टिंग ऑफ आइस तो आप अपने मर्जी से उस टाइम का टेम्परेचर क्या लेंगे। मेल्टिंग वर्ड अगर बोल दिया, सिर्फ मेल्टिंग बोल दिया, मेल्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा अपने मर्जी से टेम्परेचर क्या लोगे बच्चों 273 केल्विन, फिर कुछ भी हो जाए, है ना। और अगर बॉइलिंग बोल दिया तो आप अपने मर्जी से क्या लेंगे बच्चों 373 केल्विन। ये बात भी आपको ध्यान में यहां रखना पड़ेगा। और सेम इसी कंसेप्ट का हमने यूज तो किया था किस चीज में बच्चों, किस चीज में लास्ट डे जो प्रॉब्लम कराए थे 10 ग्राम ऑफ आइस वाला, ठीक है उसमें, है ना। इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर तो हम चेंज करवा रहे थे बट सिस्टम का टेम्परेचर हर बार माय डियर स्टूडेंट हमने 273 लेकर ही चला। तो वैसे ही ये चीज भी आप ध्यान रखना कि जब बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा तो 373, जब मेल्टिंग पॉइंट बोलेगा तो 273। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार इस ग्राफ को देखिए और ये ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर 4.58 mm ऑफ Hg और ये टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो ये चीज है बच्चों। अब इसको देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए और नहीं है तो जल्दी बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। प्रेशर चेंज करोगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज